इनोवेशन पार्टी ने पहले की अपेक्षा सदन में अपनी उपस्थिति 3 गुना से अधिक करते हुए 41 सीटों पर जीत दर्ज की। एलडीपी एक बार फिर से सदन की समस्त स्थायी समितियों में बहुमत के साथ अध्यक्षता करेगी। प्रधानमंत्री को अपने पद पर 1 माह से भी कम समय हुआ है। उनका कहना है कि मतदाताओं ने उन्हें स्पष्ट जनाधार दिया है और वे अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए कार्य करेंगे। परंतु पार्टी के शीर्ष पदाधिकारी को चुनाव में व्यक्तिगत झटका भी लगा है। एलडीपी महासचिव आमारी आकिरा एकल सीट का क्षेत्रीय चुनाव हारने वाले पहले पदासीन महासचिव बन गए हैं। हालांकि उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व में जीत दर्ज की, लेकिन अपने पद से इस्तीफा देने की मंशा उन्होंने प्रधानमंत्री को जाहिर कर दी है। आमारी एलडीपी के चुनावी अभियान के प्रभारी थे। कुमैतो द्वारा जीती गई सीटें जोड़ने पर सत्ताधारी गठबंधन का संसद में प्रचंड राजनीतिक दबदबा बरकरार है। ऊपरी सदन में भी गठबंधन निर्णायक बहुमत में है। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो ने त्वरित रूप से नीतियां लागू करने का संकल्प व्यक्त करते हुए कहा है कि मतदाताओं ने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और उसकी गठबंधन साझेदार कुमैतो को जनादेश दिया है। रविवार को निचले सदन के संसदीय चुनाव में पार्टी को मिले प्रचंड बहुमत के पश्चात किशिदा ने सोमवार को संवाददाताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जापान के सुदृढ़ भविष्य के निर्माण के लिए देशवासियों ने उनकी गठबंधन सरकार को जनादेश देकर जो इच्छा व्यक्त की है उसे वे गंभीरता से स्वीकारते हैं। उन्होंने कहा कि संसद में 261 सीटों पर विजय के रूप में लोगों से मिले इस जनाधार का एलडीपी पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करेगी। उन्होंने साथ ही कहा कि वे कड़ी आलोचना को भी गंभीरता से स्वीकार करेंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी नेतृत्व के चुनाव, नए मंत्रिमंडल का गठन और निचला सदन पहले तक के आम चुनाव के बीच में निर्णय उन्होंने तुरंत लिए। किशिदा ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान के लिए नवंबर मध्य तक वे एक विशाल आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज पर निर्णय लेंगे और इस साल के अंत तक वर्तमान वित्तीय वर्ष में अनुपूरक बजट के लिए संसदीय जोर प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि अनियमित कर्मचारियों और बच्चों वाले परिवारों तथा अन्य लोगों की मदद के लिए वे नकद सहायता प्रदान करेंगे। जापान के निचले सदन के चुनावों में सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा स्पष्ट बहुमत बनाए रखने पर विदेशी मीडिया एजेंसियों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। चीन की शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने खबर दी है कि एलडीपी ने एकल पार्टी बहुमत के साथ संसद पर नियंत्रण बरकरार रखा है, लेकिन उसने कुछ महत्वपूर्ण सीटें विपक्षी दल को गंवा दी हैं। एजेंसी ने कहा कि प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो शायद अपने कोविड-19 उपायों, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों के लिए भारी समर्थन हासिल करने में असफल रहे। दक्षिण कोरिया के लोक प्रसारक KBS ने कहा कि 1 माह से कम समय पहले सत्ता में आए किशिदा पहली परीक्षा में सफल हुए हैं और ये जीत उन्हें अपना अधिकार क्षेत्र बनाए रखते हुए देश के सशक्त संचालन में गति प्रदान करेगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर दी है कि एलडीपी ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया है, जिससे किशिदा को दीर्घकालिक स्थायी सरकार निर्मित करने और चीन तथा उत्तर कोरिया से मिलने वाले सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए एक मजबूत नींव मिली है। विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था के समूह G20 के नेताओं ने कहा कि वैश्विक औसत तापमान को औद्योगिक काल पूर्व के स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखने के लिए सभी देशों को मिलकर सार्थक और प्रभावी कार्रवाई करनी होगी। इटली की राजधानी रोम में 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन रोम घोषणा पत्र के अनुमोदन के साथ रविवार को संपन्न हुआ। 2015 के पेरिस घोषणा पत्र की तुलना में रोम घोषणा पत्र में पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री के ऊपर नहीं बढ़ने देने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है। घोषणा पत्र में वैश्विक ताप वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से यथेष्ट कम बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया और तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा तक रखने के लिए हर संभव कदम उठाने पर जोर दिया गया है। रोम घोषणा पत्र के अनुसार सभी नेता इस सदी के मध्य तक पृथ्वी के लिए हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों का वैश्विक शुद्ध उत्सर्जन 0 पर लाने या कार्बन तटस्थता प्राप्त करने की प्रासंगिकता पर सहमत हैं। इस दिशा में ठोस कदम के रूप में
घोषणा पत्र के अनुसार सभी नेता 2021 के अंत से विदेशों में कोयला जनित ऊर्जा उत्पादन के नए संयंत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अनुदान बंद करेंगे। घोषणा पत्र में नेताओं ने विकासशील देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकसित राष्ट्र संयुक्त रूप से 2020 तक 100 अरब अमेरिकी डॉलर तत्पश्चात 2025 तक वार्षिक अनुदान देने की वचनबद्धता की पुष्टि करते हैं। अनुमान है कि वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड के 80% उत्सर्जन के लिए G20 राष्ट्र जिम्मेदार हैं। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। दक्षिण कोरिया में एक मध्य मार्गी विपक्षी दल के अध्यक्ष ने आज में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है। पीपुल्स पार्टी के नेता आन चोल सू ने सोमवार को राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की। आन ने सोल स्थित राष्ट्रीय असेंबली में पत्रकारों से मुलाकात की। उन्होंने उदारवादी और रूढ़िवादी राजनीतिक दलों की आलोचना की, जिन्होंने बारी बारी से जनता को करते हुए सामाजिक विभाजन का नाम दिया। उन्होंने कहा कि हर 5 वर्ष में दोहराए जाने वाली चक्र से निकलने के लिए परिस्थिति को बदलने का समय है। आन ने एक IT कंपनी की शुरुआत करने और एक विश्वविद्यालय के सेवा देने के बाद अपना राजनीतिक सफर आरंभ किया। आने वाले चुनाव में सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार PJ मून और रूढ़िवादी पीपल पावर पार्टी के उम्मीदवार के बीच पार्टी की टक्कर होने की आस है। पीपल पावर पार्टी के उम्मीदवार का चयन 5 नवंबर को हो सकता है, लेकिन सुप्रसिद्ध आन की उम्मीदवारी चुनाव प्रचार अभियान को प्रभावित कर सकती है। होंडा मोटर परिवहन के नए प्रकार के रूप में अपनी उच्च स्तरीय स्वचालन प्रौद्योगिकी का व्यावहारिक उपयोग के लिए परीक्षण कर रही है। कंपनी स्तर 4 की स्वचालन प्रौद्योगिकी के विकास का प्रयास कर रही है, जो सीमित स्थानों जैसी विशेष परिस्थितियों में वाहन को स्वचालन में सक्षम बनाएगी। होंडा ने अक्टूबर में टोक्यो के उत्तर में तोचिगी प्रीफेक्चर स्थित एक परीक्षण पथ पर इसकी प्रमाणन परियोजना को गति दी। इस प्रयोग का लक्ष्य ट्रैफिक सिग्नलों और चौराहों जैसी सड़क संबंधी डिजिटलीकृत जानकारी के आधार पर अति सटीक मानचित्र बनाने की प्रौद्योगिकी को निपुण बनाना है। ऐसी प्रणाली स्तर 4 प्रौद्योगिकी के साथ वाहन को सुरक्षित रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। अगले वर्ष आम सड़कों पर इस प्रौद्योगिकी के परीक्षण की योजना है। वर्ष 2020 के दशक के मध्य में होंडा बिना चालक की सीट वाले वाहनों में साझा सवारी सेवा भी आरंभ करना चाहती है। होंडा ऐसे वाहनों का विकास जनरल मोटर के साथ संयुक्त रूप से कर रही है। निसान मोटर और अन्य कंपनियां भी अपनी स्वचालन प्रौद्योगिकी के परीक्षण कर रही हैं। टोयोटा मोटर एक से अधिक चालक रहित वाहनों को एक साथ नियंत्रित करने की प्रणाली विकसित कर रही है। टोक्यो पुलिस का कहना है कि रविवार को राजधानी में हुए रेलगाड़ी हमले के संबंध में गिरफ्तार व्यक्ति ने जांच कर उसने रेलगाड़ी को ये निशाना बनाया क्योंकि हेलोवीन के कारण भीड़ बढ़ जाती है। 24 वर्षीय हाक्टोरी कोटा पश्चिमी टोक्यो के चाकू शहर में कुकुरियो स्टेशन के नीचे एक रेलगाड़ी में रात लगभग 8 बजे और 72 वर्षीय महिला कथित रूप से चाकू हुआ। पुलिस का कहना है कि चाकू मारने के बाद संदिग्ध चाकू लहराते हुए गाड़ी के अन्य डिब्बों में भी गया, जहां से लोग भागने लगे। उसके बाद उसने सिगरेट जलाने वाले लाइटर के द्रव्य से रेलगाड़ी के अंदर आग